नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अंधेरे की दस्तक में आपका स्वागत है। जिंदगी अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हकीकत और वहम के बीच की पतली दीवार टूट जाती है। आज की रात मैं आपको राहिल की कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम राहिल है और मैं इंदौर का रहने वाला हूं। अपनी जिंदगी के 18 साल मैंने यहीं बिताए। 12वीं के बाद मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। कॉलेज के 3 साल बहुत तेजी से गुजरे। इस दौरान मैंने ऑनलाइन काम करके एक सेकंड हैंड कार भी खरीद ली थी, जिससे मैं घर आया जाया करता था। कॉलेज का अंतिम सेमेस्टर शुरू होने वाला था। 7वें सेमेस्टर की छुट्टियों के बाद मुझे वापस दिल्ली लौटना था। जैसे जैसे जाने का दिन नजदीक आ रहा था, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये सिर्फ कॉलेज छूटने का डर नहीं था, बल्कि किसी अनहोनी की आहट थी। कॉलेज शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले मैंने मम्मी पापा से विदा ली। आज का दिन मुझे बहुत भारी लग रहा था। मैंने तुरंत अपने बचपन के दोस्त अंकित को कॉल किया। हमने बचपन से 12वीं तक की पढ़ाई साथ की थी। मेरे बुलाने पर अंकित तुरंत आ गया। मेरी मन की भारीपन को दूर करने के लिए हमने घूमने का प्लान बनाया और दिल्ली जाने का प्रोग्राम एक दिन आगे बढ़ा दिया। पूरे दिन हमने इंदौर में खूब मस्ती की। शाम को डिनर के दौरान अंकित ने सुझाव दिया, राहिल, मैं भी दिल्ली में हूं, क्यों ना हम दोनों साथ ही चले? रात का सफर है, थोड़ा समय और साथ में बिता लेंगे। मुझे यह विचार बहुत पसंद आया। हमने तुरंत उसी रात मेरी गाड़ी में बैठकर दिल्ली के लिए निकलने का फैसला किया। अंकित भी फटाफट अपना सामान लेकर आ गया। रात के लगभग 11 बजे हम दोनों दोस्त मेरी गाड़ी में सवार होकर दिल्ली की लंबी और सुनसान राह पर निकल पड़े। पीछे छूट रहा था मेरा शहर और सामने इंतजार कर रही थी एक ऐसी रात जिसकी कहानी खौफ के स्याही से लिखी जानी थी। हमें नहीं पता था कि यह सफर हमें एक ऐसे भयानक अलौकिक सत्य से रूबरू कराने वाला है जिस पर कोई आसानी से विश्वास नहीं कर सकता। रात को निकले हमें करीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। अंधेरे की चादर इतनी घनी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी उसे पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। आधी रात का सन्नाटा सिर्फ हमारी बातों और गाड़ी के इंजन की गुर्राहट से टूट रहा था। मुझे रात के सफर में बार बार चाय पीने की आदत है और अब 3 घंटे बाद मुझे न सिर्फ चाय की तलब हो रही थी, बल्कि जोरदार भूख भी लगने लगी थी। हमने तय किया कि आगे जो भी साफ सुथरा होटल मिलेगा वहीं रुकेंगे। तभी हमसे कुछ आगे एक बड़ी सी सफेद एसयूवी दिखाई दी और कुछ ही देर में हाईवे पर एक बड़ा जगमगाता हुआ होटल दिखाई दिया। वो सफेद एसयूवी हमसे पहले होटल के पार्किंग एरिया में मुड़ी। हम भी उसके पीछे पीछे पहुंचे। एसयूवी से एक एक करके 5 लोग बाहर निकले। एक बुजुर्ग दादी, उनका बेटा, बहू, पोता, पोते की बहू और सबसे प्यारी छोटी सी बच्ची। बच्ची बहुत ही चंचल थी। उसने हमारी तरफ देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। हम दोनों दोस्त भी उस बच्ची के साथ खेलने लगे। उस परिवार ने भी हमें देखकर प्यार से सिर हिलाया। वे लोग अंदर चले गए। हमने भी होटल में खाना ऑर्डर किया। खाना खत्म करते ही हमने 2 कप कड़क चाय ली और पीने के लिए बाहर पार्किंग एरिया में आकर खड़े हो गए। अंकित ने अपनी सिगरेट सुलगा ली। राहिल, थोड़ा रिलैक्स महसूस कर, तू तब से थोड़ा परेशान लग रहा है, अंकित ने कहा। मुझे नहीं पता था क्यों, पर आज मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी अदृश्य जाल की तरफ बढ़ रहा हूं। मेरे दिमाग में बार बार यही विचार आ रहा था कि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जिस पर मैं कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगा। हम अपनी चाय और सिगरेट खत्म कर ही रहे थे कि वही 5 लोगों का परिवार होटल से बाहर निकला। वे सभी अपनी एसयूवी में बैठे और धीमी रफ्तार से हाईवे की तरफ मोड़ दी। हमने भी बिल चुकाया और अपनी गाड़ी में बैठकर सफर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। होटल से निकलते वक्त अंकित ड्राइविंग सीट पर था। वो थोड़ा तेज गाड़ी चलाता है, चूंकि वो परिवार थोड़ा आराम से चल रहा था।
इसलिए हम कुछ ही मिनटों में उनके पीछे आ पहुंचे। तभी सामने वाली एसयूवी ने अचानक ब्रेक लगाया और हाईवे के बिल्कुल किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। अरे क्या हुआ? अंकित ने भी अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी की। सड़क किनारे इतनी रात को एक अकेली औरत खड़ी थी। वो सादे कपड़े पहने हुए थी और मुसीबत में लग रही थी। उस बुजुर्ग दादी और उनकी बहू ने, जो भारतीय संस्कृति में दयालुता के लिए तत्पर रहती है, शायद ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कह दिया होगा। रात का घना अंधेरा और सुनसान हाईवे, किसी अकेली महिला को इस तरह छोड़ देना उन्हें नैतिक रूप से सही नहीं लगा होगा। हम दोनों अपनी गाड़ी में बैठे ये सब देख रहे थे। हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि एसयूवी का दरवाजा खुला। पोते की बहू नीचे उतरी, उस अकेली औरत से बात की और उसे सहारा देकर गाड़ी की तरफ ले आई। वो अकेली औरत एसयूवी के पीछे की सीट पर बाकी परिवार के सदस्यों के बीच बैठ गई। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो अब 6 लोग थे। दरवाजा बंद हुआ। एसयूवी के ड्राइवर ने गाड़ी धीरे से हाईवे पर वापस लाई। मैंने तुरंत ड्राइविंग सीट ले ली और गाड़ी को आराम से उठाया और एसयूवी से थोड़ा आगे निकल गया। अब वो परिवार वाली गाड़ी हमारे पीछे चल रही थी। अंकित, छोड़ यार, बेचारे भले लोग हैं, क्या पता उस औरत को कितनी जरूरत हो। हम सब इंसान हैं, कभी कभी तो इंसानियत दिखानी पड़ती है। मैंने उसे शांत किया। हमें नहीं पता था कि जिस दयालुता की हम तारीफ कर रहे थे, वो चंद मिनटों में उस परिवार के लिए यमराज का बुलावा बन जाएगी। करीब 15 मिनट और गुजर गए। मेरी नजर पीछे के शीशे पर पड़ी। पीछे की एसयूवी की हेडलाइट्स की रोशनी अजीब तरह से हिल रही थी। मैंने डर के मारे गाड़ी की स्पीड कम कर दी और शीशे में गौर से देखा। वो सफेद एसयूवी अब हाईवे पर इधर उधर लुढ़क रही थी। गाड़ी का ड्राइवर शायद गाड़ी पर से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो चुका था। गाड़ी की गति अचानक बहुत तेज हो गई थी। मैंने तुरंत गाड़ी को सड़क के एक किनारे रोका। एसयूवी तेजी से आगे भागी और ठीक सामने एक बड़ा, धीमी गति से चलता हुआ मालवाहक ट्रक था। अगले ही पल एक भयानक, दिल दहला देने वाली आवाज आई। सफेद एसयूवी ट्रक के पिछले हिस्से में पूरी तरह से जा घुसी थी। धमाके के बाद चीख पुकार शुरू हो गई। हम उनकी गाड़ी से बस चंद मीटर पीछे थे। मैंने तुरंत अपने मोबाइल पर पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल किया। ट्रक का ड्राइवर और खलासी भी तुरंत नीचे उतरे। हम सब मिलकर घायलों को निकालने की कोशिश करने लगे। वो मंजर भयानक था। एसयूवी ट्रक के अंदर इस तरह फंसी हुई थी कि गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को निकालना असंभव लग रहा था। हमने किसी तरह पीछे का एक दरवाजा थोड़ा सा खोला और सबसे पहले हमने बुजुर्ग दादी और फिर पोते को बाहर निकाला। जब हमने 2 लोगों को बाहर निकाला, तब तक पुलिस और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। हमने तुरंत उन दोनों घायलों को एम्बुलेंस में बैठाया। पुलिस और बाकी लोगों ने मिलकर बाकी घायलों, ड्राइवर, बहू और पोते की बहू और छोटी बच्ची को बड़ी मुश्किल से कार के मलबे से बाहर निकालना शुरू किया। हम जैसे जैसे घायलों को बाहर निकाल रहे थे, मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी। अंकित, उस औरत को देख जो लिफ्ट ली थी। वो अकेली औरत कहाँ है? हम दोनों की आंखें कार के अंदर हर सीट को टटोल रही थी। कार में अब सिर्फ 5 ही लोग थे, वही परिवार। वो छठी सवारी, जिसे मैंने और अंकित ने अपनी आंखों के सामने पीछे की सीट पर बैठते देखा था, वो पूरी तरह से गायब थी। ये असंभव था। गाड़ी इतनी बुरी तरह से फंसी हुई थी कि किसी के लिए भी दुर्घटना के बाद बिना हमारी नजर में आए बाहर निकल पाना नामुमकिन था। पुलिस ने जब सभी घायलों को निकाल लिया और एम्बुलेंस में भेज दिया, तब तक भी उस औरत का कोई नामो निशान नहीं था। ये सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। वो छठी औरत कौन थी और कहां गायब हो गई? पुलिस अब दुर्घटना स्थल का मुआयना कर रही थी। हमारा बयान लिया गया। हम भी अब वहां और ज्यादा रुकना नहीं चाहते थे।
हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू की। गाड़ी मैं चला रहा था। मेरी स्पीड अब और भी धीमी हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने बार बार वो भयानक मंजर घूम रहा था। वो मुस्कुराती हुई बच्ची, उस परिवार का खुशहाल चेहरा, और फिर वो भयानक टक्कर। राहिल, तूने देखा? वो औरत कहाँ गई? अंकित भी अब शांत और डरा हुआ था। अगले कुछ घंटों तक हम दोनों पूरी तरह खामोश रहे। ये खामोशी उस भय की थी जिसे हमने पहली बार इतनी नजदीक से महसूस किया था। दिल्ली पहुंचकर हमने अपने अपने कॉलेज के लिए विदा ली। अगले दिन मैं दिल्ली में अपने कमरे में था और सोशल मीडिया चला रहा था। तभी मेरे सामने एक वीडियो आया। थंबनेल देखकर मेरा दिल धक से रह गया। ये वही लड़का था, उस परिवार का पोता जिसे हमने घायल अवस्था में कार से बाहर निकाला था। उसने बताया कि उस कार हादसे ने उससे उसका पूरा परिवार छीन लिया। उसकी दादी, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और सबसे दर्दनाक, उसका मासूम बच्चा। वो अकेला इस दुनिया में बचा था। मैंने वीडियो की आवाज तेज की। जो कुछ उसने आगे बताया, उसने मेरे शरीर में एक सर्दी की लहर दौड़ा दी। उसने बताया, हम सब बहुत खुश थे। हाईवे पर हमें एक अकेली औरत मिली जो लिफ्ट मांग रही थी। मेरी दादी ने दया करके उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वो रुका और रोते हुए बोला। कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद उस औरत का चेहरा अचानक भयानक रूप में बदलने लगा। वो हंस रही थी, एक डरावनी, अमानवीय हंसी। मेरे पिता, जो गाड़ी चला रहे थे, बुरी तरह घबरा गए। गाड़ी अचानक तेज हो गई और उन्होंने नियंत्रण खो दिया। वो कोई औरत नहीं थी, वो कोई आत्मा थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मेरे रोंगटे खड़े थे। उस औरत का गायब हो जाना अब उसकी पुष्टि हो चुकी थी। वो कोई वास्तविक इंसान नहीं थी। वो कोई शक्ति, कोई आत्मा थी जो महज कुछ मिनटों के लिए भौतिक रूप में प्रकट हुई थी। वो थी कौन? उस हंसते खेलते परिवार से उसकी क्या दुश्मनी थी? मैं आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूं तो सिहर उठता हूं। वो औरत, उसका गाड़ी में बैठना, ड्राइवर का अचानक नियंत्रण खोना और फिर उसका अदृश्य हो जाना। यह घटना मेरे मन में एक ऐसा जख्म दे गई है जो कभी नहीं भरेगा। उस परिवार ने सिर्फ मानवता दिखाई थी। उन्हें इसकी इतनी भयानक कीमत चुकानी पड़ी। वो लड़का अब शायद कभी किसी वास्तविक मुसीबत में फंसी औरत की सहायता करने का साहस नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि उसके सामने हमेशा मौत का वो भयानक मंजर घूमता रहेगा। लोग अक्सर पूछते हैं, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं? मेरा जवाब अब एक ही होता है, हमें इनका वहम तब तक ही रहता है जब तक हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात न हो जाए। और मैंने देखा है, अंधेरे की दस्तक मैंने खुद महसूस की है। दोस्तों, राहिल की कहानी हमें सिखाती है कि हाईवे की सुनसान रातें अक्सर अपने साथ कुछ अनसुलझे रहस्य लिए आती है। एक पल की दया उस परिवार के लिए कितनी भयानक साबित हुई। राहिल उस रात एक भयानक सत्य का चश्मदीद बना, एक ऐसा सत्य जिसने उसके मन में हमेशा के लिए डर की दस्तक छोड़ दी। क्या आपने कभी रात के सफर में ऐसी कोई अनजानी चीज महसूस की है? क्या आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसे आप भूला नहीं पाए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और अंधेरे की दस्तक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार अंधेरे में किसका इंतजार है ये केवल समय ही बताएगा। शुभ रात्रि। और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना।